नमस्कार विद्यार्थियों। इस वीडियो में हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो गणराज्य विद्यमान थे उनकी शासन व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रत्येक गण यानी जो भी गणराज्य था तो प्रत्येक गणराज्य में कार्यपालिका होती थी जो वहाँ की शासन व्यवस्था चलाती थी। प्रत्येक गण की कार्यपालिका का एक अध्यक्ष होता था और वो अध्यक्ष निर्वाचित व्यक्ति होता था जिसको राजा या गणाध्यक्ष कहा जाता था। प्रत्येक गण की कार्यपालिका का अध्यक्ष एक निर्वाचित व्यक्ति होता था जिसको गणाध्यक्ष या राजा भी कहा जाता था। लेकिन शासन की वास्तविक शक्ति एक केंद्रीय समिति के पास होती थी। यानी कार्यपालिका थी, उस कार्यपालिका में तो लगभग 20 के लगभग सदस्य होते थे। उसको अपन उस कार्यपालिका को मंत्री परिषद के रूप में समझ सकते हैं जिसका अध्यक्ष कौन होता था, राजा या गणाध्यक्ष। लेकिन जो शासन चलाने का काम है गणराज्यों में, शासन की वास्तविक शक्ति है वो एक केंद्रीय समिति के पास थी। उस केंद्रीय समिति को संस्थागार कहा जाता था। उस केंद्रीय समिति को संस्थागार कहा जाता था और संस्थागार का जो प्रत्येक सदस्य है वो राजा कहलाता था। संस्थागार में मान लो 100 सदस्य हैं तो वो 100 सदस्य थे, उनकी जो पदवी थी वो राजा थी। और प्रत्येक राजा के अधीन एक उपराजा, एक सेनापति और एक भांडागारिक होते थे। ये जो 3 अन्य अधिकारी हैं वो राजा के अधीन होते थे। एक जो है कौन, राजा के अधीन एक उपराजा, एक सेनापति, एक भांडागारिक। भांडागारिक का मतलब है कोषाध्यक्ष। जैसा कि हमें उल्लेख मिलता है कि लिच्छवी गणराज्य की केंद्रीय समिति में 7,707 राजा थे। यानी जो संस्थागार थी उसमें 7,707 राजा थे। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि 7,707 राजा थे तो इतने ही उपराजा, इतने ही सेनापति और इतने ही भांडागारिक थे, क्योंकि प्रत्येक राजा के अधीन एक उपराजा, एक सेनापति और एक भांडागारिक होता था। इसी प्रकार जो कपिल वस्तु के शाक्य थे उनकी केंद्रीय समिति का नाम क्या है, संस्थागार। उसमें 500 राजा थे, यानी इतने ही उपराजा, इतने ही सेनापति और इतने ही भांडागारिक उसमें भी थे। संस्थागार यानी गणराज्यों की केंद्रीय समिति। संस्थागार की कार्यवाही है वो आधुनिक प्रजातांत्रिक संसद के समान चलती थी, यानी उसकी तुलना संसद से की गई है। प्रत्येक सदस्य के बैठने के लिए एक स्थान निर्धारित होता था और ये कार्य है वो आसन पन्नापक नामक अधिकारी करता था। यानी कौन सा सदस्य उस संस्थागार में कहाँ बैठेगा ये निर्धारित करना आसन पन्नापक नाम के अधिकारी का होता था। जैसे आजकल संसद में प्रस्ताव लाया जाता है उसी तरह उस समय भी प्रस्ताव लाया जाता था और प्रस्ताव को नति कहा जाता था और प्रस्ताव रखने की क्रिया अनुश्वान कहलाती थी। यानी संस्थागार में जो प्रस्ताव लाया जाता था तो प्रस्ताव को तो नति कहा जाता था और प्रस्ताव रखने की जो क्रिया थी उसको अनुश्वान कहा जाता था। और यहाँ भी गुप्त मत प्रणाली प्रचलित थी। यानी संस्थागार में किसी भी मत, किसी विषय पे यदि कोई निर्णय लेना हो कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है तो उस पे गुप्त मतदान की सुविधा भी उपलब्ध थी। मत के लिए छंद शब्द का प्रयोग किया जाता था, यानी वोट के लिए उस समय छंद शब्द का प्रयोग किया जाता था। और मतदान अधिकारी को सलाका ग्राहक कहा जाता था। जो मतदान अधिकारी होता था उसको सलाका ग्राहक कहा जाता था। सलाका का मतलब आप समझते हैं छड़, यानी वो विभिन्न रंगों की छड़ें रखता था अपने पास और प्रत्येक मतदान के लिए विशेष रंग की सलाकाएं यानी छड़ें होती थी। जैसे मान लो 4-5 अलग अलग कलर की सलाकाएं हों, कोई विषय है उस पर मतदान करना है तो जैसे हरी छड़ है वो हाँ को अपनी सहमति को व्यक्त करती है, लाल छड़ है असहमति को व्यक्त करती है, सफ़ेद छड़ है वो मान लो युद्ध से संबंधित विषय हो तो वो शांति यानी संधि कर लो ऐसा मत भी दे सकता है कोई। तो इस प्रकार अलग अलग रंग की सलाकाएँ होती थी और जो
मतदान अधिकारी है वो इन सलाखाओं को अपने पास रखता था। वो प्रत्येक जो राजा था उसको सलाखा दे देता था और जब भी मतदान होता था तो उन सलाखाओं की संख्या के आधार पे, बहुमत के आधार पे निर्णय कर लिया जाता था। गणराज्यों में लगभग 20 सदस्यों की संख्या तक वाली मंत्रिपरिषद का उल्लेख मिलता है और जिसका अध्यक्ष गणाध्यक्ष होता था। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, शासन की वास्तविक शक्ति है वो एक केंद्रीय समिति में निहित होती थी जिसको संस्थागार कहा जाता था। बुद्धघोष की सुमंगल विलासिनी जो ग्रंथ है उससे हमें वज्जी संघ की न्याय व्यवस्था की जानकारी मिलती है। बुद्धघोष बौद्ध विद्वान जिन्होंने सुमंगल विलासिनी ग्रंथ लिखा है उसमें हमें वज्जी संघ की न्याय व्यवस्था की जानकारी मिलती है और वो उस न्याय व्यवस्था की जानकारी के आधार पे ही गणराज्यों की न्याय व्यवस्था का अनुमान लगाया गया है। तो उनकी न्याय व्यवस्था में वो बताते हैं कि गणराज्यों में 8 न्यायालय होते थे। एक व्यक्ति जो यदि 8 न्यायालय उसको दोषी साबित कर देते थे तभी उसको सजा हो पाती थी। यदि एक भी न्यायालय उसको बरी कर देता था तो उसको सजा नहीं हो पाती थी। तो नीचे से लेकर ऊपर तक, ऊपर ही ऊपर राजा का न्यायालय है, नीचे ही नीचे विनिश्चय महामात्र नाम का अधिकारी होता था, उसका न्यायालय है। सबसे पहले विनिश्चय महामात्र नाम का अधिकारी था, उसका न्यायालय था। यहां पर व्यक्ति को अगर दोषी करार दिया जाता था तो वो ऊपर वाले न्यायालय में जाता था। ऊपर, इससे ऊपर वाले जो न्यायालय था वो था व्यवहारिक का, व्यवहारिक नाम का अधिकारी था, उसका न्यायालय था। यहां भी जब व्यक्ति दोषी हो जाता था तो वो इससे ऊपर वाले न्यायालय में जाता था उसका मामला। इससे ऊपर है वो है सूत्रधार नामक अधिकारी का न्यायालय होता था। सूत्रधार वाले न्यायालय में भी आरोपी साबित होने पर उससे ऊपर के न्यायालय में जाता था, वो था अष्टकुलक नाम के अधिकारी का न्यायालय। उसके बाद में भांडागारिक का न्यायालय आता था, उसके ऊपर सेनापति का, उसके ऊपर उपराजा का और सबसे ऊपर 8वें नंबर पर राजा का न्यायालय होता था। यदि राजा भी उसको दोषी दे देता था तो उसको सजा हो जाती थी और यदि इनमें से एक भी न्यायालय ने उसको बरी कर दिया तो वो बरी हो जाता था। तो इस प्रकार हमने देखा कि 8 अधिकारियों के न्यायालय थे। सबसे पहले विनिश्चय महामात्र का न्यायालय, फिर व्यवहारिक का न्यायालय, फिर सूत्रधार का न्यायालय, फिर अष्टकुलक का न्यायालय, फिर भांडागारिक का न्यायालय, फिर सेनापति का न्यायालय, फिर उपराजा का न्यायालय और सबसे अंत में और सबसे ऊपर राजा का न्यायालय। सजा देते समय यानी इन न्यायालयों में जब सुनवाई होती थी तो सजा देते समय जो अधिकारी था वो पवेनी पोठक का अध्ययन करता था, उस व्यक्ति के पवेनी पोठक। पवेनी पोठक का मतलब है पूर्व दृष्टांतों। पूर्व दृष्टांतों का मतलब अपने पिछले जीवन में उस व्यक्ति ने कैसे कर्म किए हैं उनका भी ध्यान रखा जाता था सजा देते समय। यानी उस किसी ने बुरे कर्म किए तो उसकी सजा थोड़ी कठोर होती थी। किसी ने अपने पिछले समय में पूर्व दृष्टांतों यानी जो जीवन उसने अब तक जिया है उसमें उसने अच्छे कर्म किए हैं लेकिन उससे ये बुरा कर्म हो गया एक, तो उसकी सजा है वो कठोर नहीं होती थी। तो सजा देते समय जो अधिकारी थे वो पवेनी पोठक है उसका भी ध्यान रखते थे। पवेनी पोठक पूर्व दृष्टांतों यानी उसने अब तक जो जीवन जिया है उसमें क्या क्या उसने किया है। गणराज्यों के विनाश का प्रमुख कारण बाद में हम देखते हैं कि जो महाजनपद काल था उसमें जो राजतंत्र और गणतंत्र थे उनमें राजतंत्रों का अस्तित्व तो बचा रहा लेकिन गणतंत्रों का अस्तित्व समाप्त हो गया और गणतंत्र थे उस पर राजतंत्रों ने अधिकार कर लिया। इसका जो प्रमुख कारण था वो था उच्च राजपदों का आनुवंशिक हो जाना। यानी जो राजा चले आ रहे थे उन्हीं के परिवार में से ही राजा बनने लगे, पुत्र पुत्रियां राजा बनने लग गई। राजा का जो मतलब है वो गणराज्यों के संबंध में आप राजतंत्र वाले राजा बिल्कुल न सोचें। यहाँ राजा का संबंध पदवी से है। यानी जो केंद्रीय समिति में जो अधिकारी होते थे वो शासन की वास्तविक बागडोर संभालते थे। उनके अलावा जो जैसे उच्च कुल के लोग थे गणराज्यों में भी, वो उच्च कुल के लोग क्या करते थे, उच्च कुल के जो लोग थे उनको राजा की पदवी दी जाती थी। यानी मतलब गणराज्यों में जो
कुछ संख्या के सदस्यों वाली जो मंत्रिपरिषद होती थी उसका अध्यक्ष है वो राजा या गणाध्यक्ष कहलाता था। जैसा कि हमने पढ़ा था कि प्रत्येक गण की कार्यपालिका का अध्यक्ष एक निर्वाचित व्यक्ति होता था जिसे राजा या गणाध्यक्ष कहा जाता था। तो ये जो उच्च राजपद थे ये आनुवंशिक हो गए, यानी परिवारवाद यहाँ पर भी हावी हो गया और वो गणराज्यों के विनाश का कारण बना। तो ये हमने गणराज्यों की शासन व्यवस्था के बारे में इस वीडियो में पढ़ा।